ज्ञान सुधा सक्सेस साथी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं जैम केमिस्ट्री के रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड एमसीक्यूज। जो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है वो ये पूछा है कि एक्स, वाई और जेड क्या है। ये पूरा रिएक्शन सीक्वेंस हमको दिया हुआ है। जैसा कि हम देख सकते हैं जो पहला कंपाउंड बना है वो एसिटिलीन है, यानी ये एसिटिलीन का प्रिपरेशन पूछा हुआ है। वाटर के साथ ये प्रिपरेशन है तो जाहिर सी बात है कैल्शियम कार्बाइड ही है जो फेमस प्रिपरेशन है एसिटिलीन की। तो एक्स हुआ हमारा कैल्शियम कार्बाइड और मिला हमें एसिटिलीन। एसिटिलीन के ऊपर वाटर का एडिशन रिएक्शन है एसिड और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो जाहिर सी बात है एक साइड में, क्योंकि दोनों जो सी एच हैं बराबर हैं, एक में एच जुड़ेगा दूसरे में ओ एच जुड़ेगा और हमको मिलेगा इस तरह का अनसैचुरेटेड अल्कोहल यानी इनॉल, जो कि विनाइल अल्कोहल है। ये अनसैचुरेटेड है और साथ में अनस्टेबल भी है, इसलिए इसमें टॉटोमेरिज्म होगा, यानी ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और ये जो हाइड्रोजन है वो इस CH2 पर जाएगा और उसे CH3 में चेंज कर देगा, परिवर्तित कर देगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस इनॉल से, इनॉल क्यों, क्योंकि ये डबल बॉन्ड और OH है तो इन और ऑल, इस इनॉल से हमको ये कार्बोनाइल कंपाउंड, जो कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन है इसलिए ये एल्डिहाइड मिला। अगर यहाँ एल्काइल ग्रुप होता तो ये कीटोन होता। तो ये कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म या एल्डोइनॉल टॉटोमेरिज्म यहाँ पर बना है और एसिटाल्डिहाइड हमको उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ है। तो दिस इज़ वाई और ये था एक्स। अब इसका इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्शन करवाया है और साइक्लिक एसिटल मिलता है इससे। ये बहुत फेमस रिएक्शन है, आपको पता ही है। तो Z जो है ये साइक्लिक एसिटल है। इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत इजी था और डायरेक्ट था, हमने इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2009 में ये क्वेश्चन आया था एक बार और फिर 2019 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था और इसमें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट PI को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। हमने इससे पहले आपको एमिनो एसिड के आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को कैसे निकालते हैं उन स्थिति में जब एमिनो एसिड में साइड चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे NH2 हो या कोई और फंक्शनल ग्रुप हो, ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, किस प्रकार से आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालते हैं, उसका तरीका हमने बताया था और क्यों निकालते हैं वो एक्सप्लेन भी हमने कर दिया था। देखिए इन्होंने लाइसिन कहा हुआ है और PK वैल्यूज़ जो अल्फ़ा NH3 ग्रुप का वो है वो उन्होंने दिया हुआ है 8.95, साइड चेन का दिया हुआ है इन्होंने 10.53 और COOH का दिया हुआ है 2.18। जो रूल आपको याद रखना है और इम्पॉर्टेंट है वो ये कि अगर साइड चेन में नाइट्रोजन है, या साइड चेन में कौन सा ग्रुप है, नाइट्रोजन वाला ग्रुप है, तो नाइट्रोजन है तो यूज़ अपर टू PK वैल्यूज़ टू फाइंड PI। जो PKA वैल्यूज़ दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं, उनमें से 2 जो बड़े वैल्यूज़ हैं, अपर वैल्यूज़ हैं, उनका इस्तेमाल करके एवरेज निकाल के हम PI वैल्यू निकालते हैं। ये इसका रूल है और क्यों है इसका एक्सप्लेनेशन हमने पहले आपको वीडियो में दिया हुआ है। सेम टू सेम जो है 2019 में भी यही क्वेश्चन आया था और इसको इस तरह से बना के दिखाया गया था। देखिए ये साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है जो बिल्डअप किया जाता है। आपको ठंडे दिमाग से MCQs को सॉल्व करना है। कॉम्प्लिकेटेड से दिखने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर भी काफ़ी सिंपल होता है। तो ये इन्होंने PI निकालने के लिए बोला हुआ है और ये 3 वैल्यूज़ दिए हुए हैं यहाँ पर। आपको मालूम है कि साइड चेन में NH3 है, यानी नाइट्रोजन NH3 प्लस है। NH3 प्लस इसलिए क्योंकि PK वैल्यू निकालना है, तो इसीलिए NH3 प्लस के रूप में ही PK वैल्यू निकाला जा सकता है। वैसे साइड चेन अगर कहें तो ये NH2 था, प्रोटोनेटेड हुआ तभी वो उसका PK वैल्यू निकाल सकते हैं। खैर, तो अब देखते हैं 2.2, 9.1 एंड 10.5। क्योंकि साइड चेन में नाइट्रोजन है इसलिए हायर वैल्यूज़ को लिया, उनका एवरेज निकाला और वैल्यू आया 9.8। सो इजी। तो इससे आप देख सकते हैं कि MCQs करने से आपको थ्योरी के साथ साथ आप MCQs को प्रैक्टिस करते जाएं, जिससे एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी फ़ायदा होता है।
आइए देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह से रिएक्ट करते हैं अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड हो। तो अगर ऐसी स्थिति में यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप के आसपास स्टेरिक हिंडरेंस या त्रिविम बाधा कम है तो सी डबल बॉन्ड ओ पे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन होता है और हाइड्रोलिसिस करने पर आप देख सकते हैं अल्कोहल प्राप्त हुआ। यदि यहाँ पर स्टेरिक हिंडरेंस ज़्यादा होती है तो 1,4 एडिशन होता है और जिसके नतीजन ओवरऑल नतीजा ऐसा दिखेगा कि डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो गया। इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। सेकंड है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाइट्राइल के साथ किस तरह से रिएक्शन होता है। आप देख सकते हैं नाइट्राइल के नाइट्रोजन के साथ जो Mg है वो आके जुड़ गया है और कार्बन के साथ जो एल्काइल ग्रुप है वो इस कार्बन के साथ यहाँ पर जुड़ गया है और जब उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तब यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ आ जाता है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से कीटोन एज अ प्रोडक्ट मिला है और बीच में जो इंटरमीडिएट है वो कीटीमीन यहाँ पर बना हुआ है। तो अपने को ध्यान रखना है ये सारी बातों को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे है। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ ब्यूटेन नाइट्राइल विद फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये नाइट्राइल है और उसके बाद उसका एसिडिफिकेशन किया जाता है। तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। अभी हमने देखा कि ब्यूटेन नाइट्राइल यानी 1, 2, 3 और 4 ये 4 कार्बन है और ये देखिए 1, 2, 3 एंड 4 ये 4 कार्बन है। तो ये हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्यूटेन नाइट्राइल के साथ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब एडिशन होगा तो हर हालत में हाइड्रोलिसिस के बाद कीटोन या कार्बोनाइल ग्रुप मिलेगा। तो ये दोनों ऑप्शंस तो जैसे ही हमने NH2 देखा तो वो कैंसिल हो गए क्योंकि सी डबल बॉन्ड वो प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। अब हम गिनते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। ये इन दोनों में एक CH2 का फ़र्क है और हमें मालूम है कि ये जो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है उसका pH जो है वो इधर जुड़ा है और इस नाइट्राइल कार्बन के साथ और ये जो बाकी जो ब्यूटेन नाइट्राइल का जो C3 चेन है वो इंटैक्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो उसका मतलब यहाँ कार्बन की संख्या 1, 2, 3, 4 एक कार्बन की संख्या ज़्यादा है तो ये नहीं है और ओवरऑल रिएक्शन ये जो आपको है दिखाया गया है और क्योंकि इसमें एक कार्बन ज़्यादा है तो ये भी गलत है। ये NH2 है गलत है, NH2 है गलत है। तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। रिएक्शन इस तरह से हुई है जो कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। ये ब्यूटेन नाइट्राइल लिया है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाया है। कार्बन के साथ ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बना है। ये ग्रुप जाके कार्बन पे लगा है, मैग्नीशियम जाके नाइट्रोजन पे लगा है, नॉट NH, नाइट्रोजन पे जाके जुड़ा है और उसका एसिडिफिकेशन किया तो हमको इस तरह से कीटोन प्राप्त हुआ। सो ये आंसर था डायरेक्ट इजी क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर पीके ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। देखिए पीके वैल्यू पूछा है यानी एसिड की बात करी है। एसिड HA इसका जब आयनाइजेशन होता है तो वो प्रोटॉन देता है और देता है एक कॉन्जुगेट बेस। ये जो कॉन्जुगेट बेस है जितना अधिक स्टेबल होगा आयोनाइजेशन उतनी आसानी से होगा। जितना आयोनाइजेशन होगा उतना प्रोटॉन बनेगा। यानी ये कितना स्टेबल है कार्बनाइन ये जो कॉन्जुगेट बेस है जो कि एनायन है जिसके ऊपर माइनस चार्ज है A- जो इसमें से कॉन्जुगेट बेस बना है उसकी स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा है तो एसिडिटी ज़्यादा होगी। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। अब दूसरी बात ये है कि क्योंकि ये कॉन्जुगेट बेस माइनस चार्ज लिए हुए है, कॉन्जुगेट बेस के माइनस चार्ज ही होता है, तो इसका स्टेबिलिटी कब आएगा जब इसका जो माइनस चार्ज है ये विस्थापित हो जाएगा, डीलोकलाइज हो जाएगा मीजोमेरिज्म या रेजोनेंस के द्वारा या फिर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप लगा हुआ हो जो इससे मीजोमेरिज्म
के द्वारा, इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा, रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन के इसको खींच ले और इसके इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को, इसके इलेक्ट्रॉन के सांद्रता को घटा दे या फैला दे पूरी संरचना में। जितना अधिक जो माइनस चार्ज है संरचना में फैल जाएगा, स्थायित्व उतना अधिक होगा, और जितना स्थायित्व अधिक होगा ये H उतना ही आसानी से आयनाइज होके H+ और A- देगा, यानी एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए पहले एक बार हम इस एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। देखिए, pK वैल्यू ज़्यादा है अगर एसिडिटी है कम, और उसी तरह से एसिडिटी अगर ज़्यादा है तो pK वैल्यू होगी कम, यानी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हमें फिनॉल दिया हुआ था तो उसका आयनाइजेशन अगर होता है वो प्रोटॉन दे देता है, अगर आयनाइजेशन हो जाता है तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा। इसी तरह से ये आयंस बनेंगे जो हमें वहाँ एग्जाम्पल दिए हुए थे क्वेश्चन में, उनके आयनाइजेशन के द्वारा ये कॉन्जुगेट बेसिस बनेंगे। अब हम देखते हैं कि जितने ज़्यादा ये स्थायी होंगे उतनी ज़्यादा उसकी एसिडिटी होगी, उतनी ज़्यादा मात्रा में आयनाइज होंगे और H+ बनेगा, और उसका मतलब एसिडिटी ज़्यादा होगी। एसिडिटी ज़्यादा होगी, pK डाउन, pK का वैल्यू जो है वो डाउन या लेस होगा। ये फिनॉक्साइड आयन है, आप देख सकते हैं ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे मीसोमेरिज्म के द्वारा जो माइनस चार्ज है वो डिलोकलाइज हो गया। यहाँ जो है NMe2 ग्रुप है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, और ये जो मिथाइल ग्रुप है वो इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा नाइट्रोजन की ओर अपने इलेक्ट्रॉन्स धकेल रहे हैं। तो ये नाइट्रोजन जो है वो मीसोमेरिज्म के द्वारा यहाँ ऑर्थो और पैरा पे माइनस चार्ज अपना भेजता है। साथ ही साथ हम देख सकते हैं यहाँ पर माइनस चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा भी दे रहा है। तो यानी जो वलय में या जो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है उसको और ज़्यादा ये बढ़ा देता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ऐसे में ये होगा अनस्टेबल, और आयनाइजेशन या इससे संबंधित जो एसिड आप जो OH था उसका आयनाइजेशन नहीं हो पाएगा आसानी से, यानी इसकी एसिडिटी होगी काफ़ी कम क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। दूसरा हम देख लेते हैं कि अगर NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, NO2 ग्रुप जो है प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, यानी ये माइनस चार्ज है वो डिलोकलाइज हो रहा है इस तरह से मीसोमेरिज्म के द्वारा, और इसके साथ ही जो NO2 ग्रुप है वो उस माइनस चार्ज को अपनी ओर खींच ले रहा है, यानी माइनस चार्ज को वो डिलोकलाइज या विस्थापित होने में मदद कर रहा है। यानी इस तरह से जो आयन होगा वो इसके नाइट्रो ग्रुप के कारण और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, जो कि फिनॉल में ये स्थिति नहीं थी। और यहाँ जो NMe2 ग्रुप था उसके इसके विपरीत स्थिति यहाँ थी, जो ये अनस्टेबल था ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी इससे संबंधित जो एसिड है जहाँ पर OH यहाँ लगा हुआ था उसका एसिडिटी ज़्यादा उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। लास्ट हमारे पास एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड में आप देख सकते हैं CH3COOH है, जब उसका आयनाइजेशन होगा तो CO- यहाँ पर O- लगेगा, और ये जो माइनस है इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो यानी ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहा है, ये O के ऊपर भी माइनस आ जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो CH3 ग्रुप है वो +I प्रभाव के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, जबकि यहाँ इलेक्ट्रॉन है माइनस चार्ज है और उसको ये बढ़ावा देता है, यानी डिस्टेबलाइज करता है। तो ये जो एसिटिक एसिड है वो भी एक अच्छा एसिड इसलिए नहीं है क्योंकि एसिटेट आयन में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह ना होकर ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इनको देखते हुए हम तय करेंगे कि एसिडिटी और pK वैल्यूज़ क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने जानी, और हमने ये सारे ऑप्शंस हमने देखा, और पहले एनालाइज करते हैं कि इन सभी में सबसे ज़्यादा कम एसिडिटी किसकी होगी। सबसे ज़्यादा कम एसिडिटी नंबर 2 की होगी, यानी इसकी pKa वैल्यू सबसे हाई होगी। तो एसिडिटी कम, pK हाई, pKa2 की हाई, इन्होंने pK पूछा हुआ है, हाईएस्ट किसकी है यहाँ पर दी हुई है हाईएस्ट, और यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पर 3 के pK वैल्यू दी हुई है हाई, और यहाँ पर 4 की, यानी ये दोनों ऑप्शन हमने कैंसिल किए।
उसके बाद हम देख लेते हैं कि सबसे स्टेबल इन चारों में कौन सा होगा, जो जिसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी तो उसकी पीके वैल्यू जो है वो कम होगी। तो कौन सा है इसमें से, ये देखिए नाइट्रो ग्रुप वाला जो एसिड था उसकी जो पीके वैल्यू है वह सबसे एसिडिटी क्योंकि सबसे ज़्यादा है तो इसकी पीके वैल्यू सबसे कम होगी। तो ये देखिए थर्ड जो है उसकी पीके वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए। तो इन दोनों में से किस में है, इसमें थर्ड में इसकी पीके वैल्यू सबसे कम है। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ये गलत हो गया। जब हमने आपको समझाया था एसिडिटी के बारे में तब हमने यहाँ COOH की जगह यहाँ पर O- यानी OH को लेके समझाया था। और आप यहाँ जो आपको दिया हुआ है COO- है तो ज़्यादा अंतर नहीं है, यहाँ पर COO और O- होगा और बेंजीन रिंग होगी और इसके यहाँ पर NO2 ग्रुप होगा। तो ये जो इसका डिलोकलाइजेशन इस पूरे रिंग पर इस तरह से ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे होगा। और जैसे ही ये चार्ज यहाँ यहाँ और यहाँ माइनस चार्ज ये डिलोकलाइज हो जाएगा और जैसे ही यहाँ पर और पैरा पोजिशन पे माइनस चार्ज आएगा, नाइट्रो ग्रुप जो है वो अपने मीजोमेरिज्म की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को और डिलोकलाइज कर देगा। तो अगर हम इन सभी की बात करें, चाहे यहाँ OH होता या COOH, इसकी जो एसिडिटी है इन सभी में सबसे ज़्यादा ही होती। सो द ऑप्शन आंसर इज़ ऑप्शन बी. So I hope this video was useful to you. Thank you for being with me.